अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदेद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। नाज़रीन, एक बड़ी खुशखबरी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि तवानाई बुरहान एक बड़ा चैलेंज है और इसी को लेकर एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि उससे मुस्तफ़ीद भी हो पाएँ। पाकिस्तान में तवानाई के बुरहान के दौरान खुशखबरी ये है कि कोहाट का निशपा ब्लॉक है, जहाँ पे ब्रागज़ई X1 कुएँ से तेल और गैस का एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। उसमें क्या कुछ है, इशाल बताइए। बिल्कुल जी, तर्जुमान OGDC के मुताबिक इस कुएं से इस वक्त यौमिया 15,005 बैरल तेल और 45.36 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है, जो कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगी। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त ना तो गैस दस्तयाब है पाकिस्तान में, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, पेट्रोलियम मसनूआत वो भी महंगी हो चुकी हैं और ना ही बिजली दस्तयाब है। तो अगर यहाँ से कुआं दरियाफ्त हुआ है और उससे गैस और तेल इतनी बड़ी मिकदार में निकाला जा सकता है तो ये बड़ा ही खुश आइंद है। और बराक हुकूमत ने इस पैदावार को बढ़ाने का मनसूबा भी तरतीब दे दिया है, जिसके तहत 2028 तक की यौमिया जो पैदावार होगी वो 25,000 बैरल, जबकि गैस की पैदावार MMSCF 60 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, और इससे यकीनी तौर पे एक बड़ा जो क्राइसिस है वो पूरा हो सकेगा। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने भी बताया इस बारे में, और ये बड़ी पेशरफ्त उन्होंने कहा कि न सिर्फ तवानाई के बहरान में कमी लाएगी बल्कि OGDC की मुसलसल कामयाबियाँ मुल्की तवानाई सिक्योरिटी के लिए एक अहम संग मील साबित हो सकती हैं। तुम्हारी बेस्ट विशेस तमाम टेक्नीशियंस के लिए, इस वजारत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए कि ना सिर्फ खैर आफियत ये निकल आए, इसके ऊपर काम भी शुरू हो, इसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, इससे एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने में मदद मिल सके। आ जाते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ, जिसमें सबसे पहले जिक्र होगा पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर। एक बार फिर से अमन के दाई, अमन के पैगंबर मुतहरिक हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त अपनी पूरे ज़ोर व शोर के साथ जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं ईरान तेहरान, और जिस तरह से जादू की जप्फी दी है उन्होंने अब्बास इराक़ची को, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके ऊपर बड़े तबसरे तज्ज़िए हो रहे हैं, गर्मजोशी थी उसमें, जो उनका अटायर था, जो जिस तरह से उन्होंने अपनी एक रेडीनेस को शो किया है अपने कमांडो यूनिफॉर्म के साथ। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं सऊदी अरब में, और फिर वो वहाँ से होते हुए कतर भी जाएंगे, वापसी पे टर्की भी जाएंगे। तो इस वक्त भरपूर तरीके से पाकिस्तान की इस खित्ते और इस दुनिया के अमन के लिए काविशों का सिलसिला जारी व सारी है। जी हाँ, उसके बाद बात करेंगे कि ईरान से नतीजा खेज बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। वाइट हाउस की जानिब से ये इशारे मिल रहे हैं और वाइट हाउस की तर्जुमान बर्मला इजहार करती हैं कि सबसे अच्छी मीडिएशन अगर कोई कर रहा है तो वो है पाकिस्तान, और इस्लामाबाद में ही दोबारा से मुज़ाकरात होंगे। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी मुल्क में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। मुल्तान समेत पंजाब में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी है, और हम भी उसका सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। किस जगह पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है, शहरियों का क्या कहना है और कितना शॉर्टफॉल है, इस पर तफसील से बात की जाएगी। उसके बाद बात करेंगे पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, किसानों के लिए बड़े इक़दामात का ऐलान। कुछ अनासर गंदम के हवाले से मनफी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, अज़मा बुखारी ये कहती हैं, और इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे कि इस बार कितनी पैदावार हो रही है, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं किसानों के लिए भी। और आखिर में बात होगी पेशावर ज़ालमी, जो कि नाकाबिले शिकस्त है। इवेंट में छठी कामयाबी उनकी, नाकाबिले शिकस्त। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मदे मुकाबिल होंगे, और कौन आज का मार्का सर करेगा इस पर भी बात होगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं अपने अहम मौजू से, और ईरान के अंदर किस तरह से लोगों को कायल करना है, उनकी लीडरशिप को किस तरह से मनाना है, और अमेरिका और इज़राइल किस तरह से अपनी जो एक शराइत हैं या वो अपनी जो फेस सेविंग चाहते हैं वो उनको किस तरह से मिल पाएगी, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। और हमने देखा है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है वो काबिल ज़िक्र भी है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में हैं, कतर और तुर्की के अहम दौरे पर हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में आला सतही वफ़द जो है वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचा है।
जी हाँ, और इसी पर जो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल पर डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का जो मौक़िफ़ है वो भी बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि जो अगली बार मुज़ाकरात होंगे, दूसरा सेशन जो मुज़ाकरात का होगा उसको भी पाकिस्तान ही होस्ट करेगा, वो भी इस्लामाबाद में ही होंगे। और पाकिस्तान सालसी के किरदार में सबसे आगे है और इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये कहना है वाइट हाउस की तर्जुमान का। तो आइए पहले सुनते हैं कि क्या कहती हैं वाइट हाउस की तर्जुमान, उसके बाद हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब भी मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं, हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद होंगे। सबसे पहले फ़ानी साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इससे पहले ये सोचा जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि हो सकता है क्योंकि सदर प्यूटन भी रब्ता कर रहे हैं और वो भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं सालसी की, और दोनों फ्री कैन को एक मेज़ पर बिठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो बयान आता है वाइट हाउस की जानिब से, उसमें कहा जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप का भी गुज़श्ता रोज़ जो बयान आया उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्लामाबाद में ही होंगे मुज़ाकरात, और ये भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो खुद भी इसमें शिरकत करें, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हों। कितना पुरुमीद होना चाहिए हमें ये दूसरे सेशन से, और क्या आप समझते हैं जिन पॉइंट्स पर डेडलॉक था वो ख़त्म हो पाएगा, और कौन कौन इस बार शिरकत करता हुआ नज़र आ रहा है आपके मुताबिक? देखिए, जो सफारतकारी होती है ना, वो किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है। सफारतकारी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का नाम होता है, और पाकिस्तान ने जो इनिशिएट इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से लिया था, उसके जो समरात हैं वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ कोई 49 ईयर्स की राइवलरी है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, और दूसरी तरफ आप कहो कि 21 घंटों की सफारतकारी के नतीजे में वो राइवलरी ख़त्म हो जाएगी, तो ये इंतहाई गैर हकीकत पसंदाना बात होगी। लिहाजा जो पाकिस्तान ने निगोशिएशन का स्टेज सजाया था इस्लामाबाद के अंदर, तो अब इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। और इस पाकिस्तान की जो सफारती तारीख है, सफारतकारी की तारीख को अगर आप स्टडी करते हैं ना, तो ये पाकिस्तान अपनी सफारतकारी की तारीख का जो बेहतरीन जो दौर है उससे गुजर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरीके से बीजिंग से लेके वाशिंगटन तक और तेहरान से लेके रियाज तक जिस तरीके से इन तमाम इलाकाई और आलमी ताकतों के मफादात को मलहूज़े खातर रखते हुए इंतहाई एहतियात के साथ जिस तरीके का तवाज़ुन कायम किया है अपने ताल्लुकात के अंदर, वो अपनी मिसाल आप है। देखें, तमाम जो आलमी ताकतें होती हैं ना, उनके अपने अपने मफादात होते हैं। तो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त आपको जो हैं वो 3 जो ममालिक हैं हमारे पास, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे और कतर का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तेहरान के अंदर जो है वो आपको हमारे फील्ड मार्शल नजर आते हैं, जो कि वाशिंगटन की तरफ से जो कोई पैगाम है वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और उनका खुद जाना ये पैगाम देने के लिए ये अपने वजूद में एक बहुत बड़ी जुर्रत और हौसले की तर्जुमानी करता है कि वो मुल्क के जो इस वक्त जहालत वॉर जोन के अंदर है, और अभी तक ब्लॉकेड जो है वो वॉर ऑफ एक्ट के नाम से अभी वो जंग एक तरह से जारी है। तो देखिए, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में हर वो दिन जो कि धमाकों के बगैर गुजर रहा है ईरान के अंदर, हर वो दिन जिसके अंदर कोई इंसानी जिंदगी जंग के नतीजे में नहीं जा रही है, वो अपने वजूद के अंदर पाकिस्तान की सफारतकारी का और इसकी कामयाबी का मुंह बोलता हुआ। अच्छा फ़ानी साहब, अभी जो पहला दौर था उससे दूसरे दौर में आपको क्या मुख्तलिफ होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक चीज़ तो हमें बड़ा वाज़ेह इशारा मिल चुका कि डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पर जो एग्रीमेंट होगा, जो सीज़ फायर या मुस्तकिल जंगबंदी का मुश्तरका मुआहिदा होगा, उसके ऊपर खुद दस्तखत करना पसंद करेंगे और वो उसको ओन भी करना चाहेंगे। और ज़राए मज़ा उन्होंने एक बार कह भी दिया कि अगर कुछ गलत होता है तो उसका इल्ज़ाम होगा JD वैंस पे, अगर सब अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट मैं खुद लूंगा। अच्छा, तो वो क्रेडिट तो वो खुद लेना चाहेंगे, लेकिन मुख्तलिफ क्या होगा, किस चीज़ पे आपको ब्रेक थ्रू होता दिखाई दे रहा है? आपने हुर्मस वाला मामला, उसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट बयानात आए, उसको खोलने की बात हो रही है, चाइना को खुश करने की बात हो रही है, कह रहे हैं कि चाइना ने भी हमें यकीन दहानी करा दिया कि वो कोई किस किस्म के वेपन्स ईरान को नहीं देगा। यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से भी अब कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक ईरान जो है आमादा हो चुका है उसकी अफजूदगी को ख़त्म करने पर, जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है उसको तल्फ करने पर। और कौन कौन से पॉइंट हैं? जो अकाउंट्स के अनफ्रीज करने वाला मामला है, जो सैंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि सेटल डाउन होने जा रही हैं और एक देरपा मुस्तकिल अमन की सूरत में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई सेटलमेंट होने जा रही है? देखें, जो आपने पहली टॉक्स और इन टॉक्स की डिफरेंसेस की बात की है ना, तो पहली टॉक के अंदर जो इस्लामाबाद में हुई थी, तो दोनों फ्री कैन ने ना अपनी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी वो ली हुई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम
घर बेचते हैं या घर खरीदते हैं तो दोनों अफ्रीकैन आके अपनी मैक्सिमम जो डिमांड्स होती हैं ना वो सामने रखते हैं, और उसके नतीजे में वो फिर वापस चले जाते हैं, फिर आके बैठते हैं कि अच्छा थोड़ी सी हम मजीद निगोशिएशन कर लें। तो दूसरी दफा मिलना इस बात पे दलालत करता है कि दोनों अफ्रीकैन ने जो पहली टॉक्स के अंदर अपनी अपनी पोजीशंस रखी थी, तो दोनों अफ्रीकैन उन पोजीशंस के अंदर कहीं ना कहीं अपनी डिमांड्स को रिड्यूस या कम करने की तरफ आना चाह रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि ये रियलिस्टिक होगा कि हम अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा मजीद जो लोअर लैडर है वहां तक ले आए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो एटमी जब इनरिचमेंट की बात करते होती है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट की, तो मेरा एक स्टूडेंट ऑफ आईआर के तौर पर ना हमेशा से ये स्टांस रहा है कि ईरान जो है ना उसने हमेशा अपनी यूरेनियम की इनरिचमेंट को अमेरिका के साथ निगोशिएशन में एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये मुद्दे को हमेशा सामने रखा है। शायद ईरान अपने वजूद के अंदर एटम बॉम्ब बनाना नहीं चाहता कि मैं एटम बॉम्ब बनाऊं, क्योंकि उसने एटम बॉम्ब बनाना होता तो 2014 में उसके पास 10,000 केजी, लेकिन अपने दिफा के लिए वो यूरेनियम थी। उसको एक ऑप्शन के तौर पे रखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि दूसरा दौर हतमी होगा? देखिए, तो हतमी तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप कभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, उसमें यह होगा कि हम मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, मजीद अमन की तरफ ये सफर जो है ना वो आगे जारी रहेगा, क्योंकि जो इस वक्त नेतन्याहू जो है, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। ऑल द प्रिंसिपल एडवाइजर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वो अल्टीमेटली नेतन्याहू को भी उनसे भी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। जैसे जेडी वेंस भी कह रहे थे कि वो जब वापस जा रहे थे इस्लामाबाद से वाशिंगटन, तो उन्होंने वापसी पे नेतन्याहू को वो सारी सूरत हाल भी बताई। तो नेतन्याहू वो एंटिटी है जो कि इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। फानी साहब, फिर तो नेतन्याहू से मुज़ाकरात नेतन्याहू से होने चाहिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनने चाहिए, या फिर उसको भी ताकि कल को अगर फिर दोबारा छेड़खानी होती है तो क्या अमेरिका साथ नहीं देगा? डेफिनेटली देगा, लेकिन छेड़खानी इजराइल की जानिब से की जाती है, नेतन्याहू की जानिब से की जाती है। तो आप नहीं समझते कि नेतन्याहू को भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए या वहाँ की लीडरशिप को भी होना चाहिए, ताकि मेक श्योर किया जा सके कि ये छेड़खानी दोबारा नहीं होगी? एक तरफ मुज़ाकरात की टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जाते हैं, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है, निहत्तों को निशाना बनाया जाता है, तो जस्टिफाई तो नहीं है ये? तो फिर किस तरीके से ये यकीनी बनाया जा सकता है अगर इधर मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं, दोनों अफ्रीकैन एक दूसरे की शराइत पर एग्री कर लेते हैं और मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जंगबंदी हो जाती है और कुछ ही देर के बाद दोबारा से शरारत होती है ईरान पर ना सही किसी और मुल्क पर, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये कहानी जो है ना ये आज की है नहीं है। 48 से लेके ऑन वर्ल्ड न जाने कितने पीस अकॉर्ड जो हैं वो अरब ममालिक और इजराइल के दरमियान हो चुके हैं। कैंप डेविड के अंदर महीनों की मेहनत के बाद कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था। उसके बाद 93 में आपको ओस्लो अकॉर्ड नजर आता है। उसके बाद बारहा जो पीस प्रोसेस हैं वो इजराइल और पैलेस्टीन के दरमियान में और दीगर जो अरब कंट्रीज हैं उनके दरमियान में होते रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो नेतन्याहू है या इजराइली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो कुछ अरसे के बाद दोबारा से अपने जो मजमूम मफादात हैं उनके हसूल के लिए कोई ना कोई नया शोशा जो है वो छोड़ देती है। लिहाजा ये तो आपने जहन में रखना है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक दफ़ा तो ज़रूर किसी ना किसी निगोशिएटेड जो पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर दोनों अफ्रीकैन मुत्तफिक होंगे। और जहाँ तक आपने बात किया कि नेतन्याहू के शमूलियत की, तो जेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो समझ रहे हैं कि वो इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ही थे यहाँ पे, और जब वो तमाम अपनी इंस्ट्रक्शंस नेतन्याहू से ले रहे हैं और उनको सारे प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं और अचानक से जेडी वेंस का यहाँ से मुज़ाकरात को खत्म करके वापस चले जाना, तो ये सारी बातें इस बात के ऊपर शैतान ने अपने चेलों को भेज रखा है, और अगर बड़े शैतान से भी मुज़ाकरात करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा वो अल्टीमेटली सभी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का किरदार बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, अमन का दाई, और जो हमारा पड़ोसी चाहता था उसकी ख्वाहिश के बिल्कुल बरखिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को और पाकिस्तान की सलाहियतों की पूरी दुनिया इस वक्त मोतरफ है। ये जो अभी हालिया विज़िट है, जो अचानक एक सरप्राइज़ विज़िट था जिसके बारे में कानूकान खबर ना हो सकी, फील्ड मार्शल का तेहरान पहुंचना और गर्मजोशी के साथ अब्बास इराक़ची का उनको और उनका अब्बास इराक़ची को गले लगाना, बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, उनकी रेडीनेस, उनकी जो यूनिफॉर्म था, और वॉर जोन जिसका आप भी तस्करा करें। फिर दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ से फिर कतर से फिर टर्की होते हुए आएंगे, और मीनवाइल जो नायब सदर हैं यूएई के, उनका रब्ता हुआ है तेहरान में इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपस में एक तनाव दिख रहा था इस खित्ते में ईरान का, वो यूएई के साथ ही था। तो बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं, आपको ये महसूस हो रहा है?
देखिए जुनेद, इस वक्त ना मशरक वस्ता में भी और आलमी तौर पर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है ना उसकी बुनियाद रखी जा रही है। और वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की जो हैं ये आपको इंतहाई कलीदी बुनियादी किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे आने वाले मुस्तकबल के अंदर। क्योंकि इस वक्त जितनी भी अरब ममालिक हैं उन तमाम अरब कंट्रीज के जो गारंटी थी अमेरिका की सिक्योरिटी की, वो गारंटी पे पूरा उतर नहीं सका है। और इस वक्त तमाम हमारे अरब कंट्रीज जो हैं, दोस्त और बरादर ममालिक जो हैं, वो इस सिलसिले में एक नया आर्किटेक्चर जो है उसको डिवेल्प करने के लिए अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर कर चुके हैं। और कतर की तरफ से भी और जो दीगर ममालिक हैं अरब के, उनकी तरफ से भी अमेरिका ने जिस तरीके का बिहेवियर इस जंग के अंदर रखा, उस तनाजुर के अंदर वो अपने आप को मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई इनसिक्योर फील करते हैं। और यही वो वजह है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ भी जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया का हुआ, उसके अंदर अब जो कतर भी है और इजिप्ट और टर्की जो हैं वो भी आने वाले वक्तों में आपको उस एक प्रोसेस का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो जो मिडल पावर्स का किरदार है आने वाले वक्तों के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर, वो बहुत कलीदी होगा। और तो ये मुस्तकबिल कहा का जा जो सकता है कि है एक मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है और ये तमाम जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, ये एक पेज पर एक छतरी के एक अम्ब्रेला के नीचे आने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तेहरान के अंदर जो होने वाला ये दौरा था, इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जो अफ्रीकैन हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं, उन दोनों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पैगाम रसानी है, वो भी इसके थ्रू हो रही है। इस तेहरान पहुँच कर जो है वो ये किरदार भी अदा करेगा पाकिस्तान, और आर्मी चीफ हैं वहाँ पर और मौसम नकवी हैं वहाँ पर, और वो ये भी करेंगे जो पैगाम अमेरिका की जानिब से आया है वो पैगाम वहाँ पर पहुँचाएँ और फिर वहाँ पर जो है वो कोशिश करें कि उनको एग्री किया जा सके। तो एक तो मेरे पहले सवाल का जवाब और दूसरे सवाल का जवाब दोनों का दीजिएगा। जी, जहां तक आपका पहला सवाल है कि मुस्लिम ब्लॉक, तो इस वक्त ना पूरी दुनिया के अंदर जो पहले ईस्ट जो था ना वो वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था और जो साउथ जो था वो नॉर्थ के ऊपर डिपेंडेंट था। अब ये डिपेंडेंसी जो है ना ये रिवर्स हो रही है। देयर वाज अ टाइम जब सारी की सारी मशरकी ताकतें दुनिया की और जनूबी ताकतें जो थी वो डिपेंडेंट थी मगरिब के ऊपर, ये सारी उनकी कॉलोनीज रही हैं। लेकिन आज आप देखते हैं कि पूरे मगरबी ममालिक के दौरे आपको चाइना के दौरे करते हुए नजर आते हैं, मिडल ईस्ट के दौरे करते हुए नजर आते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी आपको मशरक वस्ता में नजर आती हैं, केयर स्टॉमर आपको चीन में नजर आते हैं, फिर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो दुनिया के अंदर जो पावर का शिफ्ट है ना वो हो चुका है। और इस वक्त जो अमेरिका है वो अपनी जो यूनिपोलर जो दुनिया थी वो अब खत्म हो चुकी है और इस वक्त दुनिया में मल्टीपोलर दुनिया की बुनियाद जो है ना वो रखी जा चुकी है। और इस वक्त दुनिया के मुस्तकबिल के फैसलों के अंदर चीन, रूस और मिडल पावर जैसे कि पाकिस्तान है वो बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे। भी शामिल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी हमारे साथ मौजूद थे, माहिर आलमी अमूर, और बहुत ही खूबसूरत तज्जिया। हम भी इसी के लिए दुआगो हैं कि पाकिस्तान वो एक तो सालसी की जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें उसे कामयाबी हासिल हो और फिर ये तमाम ममालिक एक पेज पर और एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, तमाम मुस्लिम ममालिक, ताकि जिस तरह के हम देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, दोबारा किसी के साथ इस तरह की वारदात ना हो या जुल्म ना किया जा सके। और जिस तरह ईरान के साथ हुआ, लेबनान के साथ या गाजा के साथ हो रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, अब कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। सेविदास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदेद कहते हैं नाजरीन। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल एक नाजुक मगर इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जो कशीदगी है उसमें कमी के आसार नुमाया नज़र आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया भी अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों ममालिक जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तोसी पर गौर कर रहे हैं। सबके ये भी कहा जा रहा है कि एक मुमकिन फ्रेमवर्क मुआहिदा अब करीब पहुँच चुका है। और हम देख रहे थे कि वाइट हाउस की तर्जुमान भी ये कहती हैं कि मीडिएशन के लिए इस्लामाबाद और अब पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ ही देखा जाएगा और दूसरा जो दौर है वो भी पाकिस्तान में ही मुतवक्के है। बिल्कुल। तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राजा फैसल साहब, सीनियर तज्जियाकार मशरक़ वस्ता अमूर, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब, दिफाई तज्जियाकार और सीनियर तज्जियाकार। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये कितनी बाइस इत्मीनान बात है हमारे लिए कि जिस तरह से पूरी दुनिया मोतरफ़ है, और सबसे जो खूबसूरत बात है, खूबसूरत एलिमेंट है कि दोनों फरीक पाकिस्तान को अनबायस्ड गैर जानिबदार समझते हुए पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की काबिशों के मोतरफ़ भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा दिया और अभी ब्रेक में एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है कि इंतज़ामात ये बता रहे हैं कि इस वीकेंड पर मुमकिन तौर पर हफ्ता इतवार को कुछ होने जा रहा है। तब तक वज़ीर आज़म भी अपना दौरा मुकम्मल करके आ जाएंगे।
हम कितने पुरुमीद रहें, पूरी दुनिया कितनी पुरुमीद रहे कि जो दूसरा दौर है वो फैसला कुन हो सकता है, तमाम जो इख्तलाफात हैं वो उसमें कोई हल निकलता आपको दिखाई दे रहा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में हमें बाइस इत्मीनान जो हमारे लिए तो है ही, लेकिन ये हमें बुनियादी तौर पे हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और उस फ़ख्र की बात ये है कि पाकिस्तान का जो ये सफारती कोशिशें हैं, जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, वो जो वेरिंग फैक्शन यानी जो अमेरिका या ईरान का जो ताल्लुक है, वो तो उनके लिए तो ये एक्सेप्टेबिलिटी है ही, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाएं और ये पूरी कॉन्टिनेंट के ऊपर नज़र दौड़ाएं, आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो जाएं और नीचे तमाम ममालिक में आए, ये तमाम उन तमाम ममालिक के लिए और उस सरबराहान मुमलिकत के लिए, वहाँ की आवाम के लिए बहुत बाइस इत्मीनान है। और उन्होंने इस इत्मीनान का भी और इस तसल्ली का भी इजहार किया कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो कामयाबी से हमकनार होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की इंटेंट ठीक है, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है, और पाकिस्तान के ऊपर उन दोनों ममालिक का जो जिनके बारे में ये बातचीत हो रही है, इसराइल को इसको कट आउट कर दे, इसराइल को इसमें शामिल न करे, बिकॉज अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इसराइल इनटू द लूप। तो जो अमेरिकन और ईरानियन है, उनसे पाकिस्तान के बड़े पुराने ताल्लुकात भी हैं। दोनों ममालिक से वो ताल्लुकात जो वो रोलर कोस्टर ड्राइव में रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और आपको पता है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान हैड बीन द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री ऑफ द अमेरिकन सैंक्शन। उसके बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, और चाइना और पाकिस्तान को जिस तरह से कॉर्नर किया जा रहा था, पाकिस्तान को जिस तरह से तन्हाई का शिकार किया जा रहा था, और भारत का दावा भी था कि वो कर चुका है और वो करने में नाकाम भी हुआ और पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया भी है। हमारे साथ ही रहिएगा ब्रिगेडियर साहब। राजा फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा फैसल साहब, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने अपने आप को इस मकाम तक पहुँचाया है और इसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स भी हैं हमारी क़यादत की, हमारे अस्करी हो गई, सियासी क़यादत हो गई, उन्होंने ये मिलकर और एक पेज पर थे, अवाम के साथ, अवाम भी साथ शामिल थी, जिसकी वजह से हमने जंग भी जीती। और उसके बाद अब जो किरदार अदा कर रहे हैं, शायद दीगर ममालिक भी या फिर हमारा हमसाया मुल्क भी वो भी उम्मीद नहीं रखता था। इस वक्त जो भारत के अंदर हो रहा है, बड़े ही वो इस बात पे परेशान है कि पाकिस्तान कैसे ये किरदार अदा कर सकता है, या पाकिस्तान किसी की सालसी में अपना किरदार क्यों अदा कर रहा है, या किस तरह से ये मुमकिन हो पाया कि दोनों ममालिक, दोनों फ्री कैन जो कि एक बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आए हैं, अमेरिका तो वैसी सुपर पावर है, ईरान भी कम नहीं है, तो दोनों ममालिक जो है वो पाकिस्तान पर इतना एतमाद और यकीन कर रहे हैं। इस सब में हमें भूलना नहीं चाहिए कि दुश्मन जो है इस जितनी सुबकी का उसे सामना करना पड़ता है, उसी तरह से वो रिएक्ट भी करता है। तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन या फिर उनके लिए ये काफ़ी है, ये सुबकी ही काफ़ी है कि पाकिस्तान जो है वो तन्हा नहीं है, बल्कि भारत को उसने तन्हा कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और पिछले तकरीबन 12 साल से हमने ये देखा कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती थी कि कैसे पाकिस्तान को एलियनेट किया जाए, कैसे पाकिस्तान, हालांकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एलियनेट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। हम हमेशा से एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता चल गया कि हाउ इम्पोर्टेंट पाकिस्तान इज़, कि जब भी पूरी दुनिया को कोई ऐसे खदशात सामने उनके नज़र आए जिसमें कि पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही हो, तो एक मुल्क ऐसा है जो कि बड़ा पॉजिटिव। फैसल साहब, राजा फैसल साहब, कुर्बत पहले ही है, डिफेंस पैक्ट पहले ही है, उस कुर्बत में मजीद इजाफा हो रहा है और एक ऐसी आजमाइश की कड़ी में पाकिस्तान माशी चैलेंजेस भी फेस कर रहा था, जो रिसीविंग हुई है स्टेट बैंक को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सऊदी अरेबिया के सब्र को सलाम, इन्नल्लाह मा साबिरीन। जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रेंट शो की, जिस तरीके से कि उनके ऊपर ऑब्वियसली ईरान की जानिब से या वो शाहिद ड्रोन था या वो लूकस ड्रोन था, जो कुछ भी था, उस तनाजुर में जिस तरीके से उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसा कि उनका डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट है, उसके तनाजुर में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, और अभी भी वो पाकिस्तान के साथ इस सारे जो निगोशिएशंस हैं उसमें वो लूप में है। तो आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग टू सी। और फिर प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना, ये एक स्टेटमेंट जाती है कि पाकिस्तान अपने हर एक एवेन्यू को
इस वक्त डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह यह है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दीज टॉक्स। इसीलिए हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इन सऊदी अरेबिया एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ही वाज इन ईरान। तो ये हर एक लिहाज से उन्होंने ये एक पैगाम दिया है कि वी आर डूइंग एवरी बिट ऑफ इट कि जिससे कि हम ये मुमकिन बना सकें कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करके और यूएस और ईरान के बीच में ये तनाज़ा जो है वो हल कर सके, ताकि पूरे का पूरा खित्ता और पूरी की पूरी दुनिया सेफ हो सके इसमें से। अब अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी देखी जाए तो इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसकी वजह यह है कि हुर्मुज को अगर देखा जाए, जहाँ पे कि अनसर्टेनिटी के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं, वो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर वो 20% की एनर्जी जो है वो यहाँ से जाती है, और अगर वो तरक्की याफ्ता तो ममालिक जो है वो महफूज नहीं रहे, तो तो पाकिस्तान तो तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है। और पाकिस्तान पहले ही क्राइसिस से गुजर रहा था और इस जंग के बाद तो और ज़्यादा क्राइसिस में आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा साहब। अगर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊँ, ब्रिगेडियर साहब आप इस मुलाकात से कितना मुतमिन हैं जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सम जो है उसने जो जिसका तयन किया वो दुरुस्त समत है और इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को हो रहा है, और पाकिस्तान जो है इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कामयाबी हासिल करता चला जा रहा है। दोनों फ्रीकैन को 47 साल जंग है, ये एक रोज़ या 2 रोज़ की जंग नहीं है जिसके बाद एक टेबल पर बिठा दिया जाना, आमने सामने इस तरह से बिठा दिया जाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहला मुज़ाकरात का दौर भी काफ़ी कामयाबी से हमकिनार हुआ और उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर डेडलॉक जो है वो लगा, और उसके बाद जो है वो फिर से मुज़ाकरात अब दोबारा होने जा रहे हैं। एक तो मिडल ईस्ट पूरे को तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर करना, उनको एतमाद में लेना, ये कितना ज़रूरी था जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मिडल ईस्ट पर अटैक हो रहे थे तो सभी ममालिक तकरीबन ईरान से नाराज़ थे, नालां थे, और वो नहीं चाहते थे कि इस बार जो है वो ईरान के पास ये पावर या ये जो जंग जीतने का वो है बसेरा वो उनके सर जाए। तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी था ये इस वक्त करना जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जैसे पाकिस्तान को $2 अरब पाकिस्तान के ख़जाने में आए जी, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से तो वो इस वक्त ज़रूरत थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी दुआ ये है कि काश हम इस किस्म के पैसे हमारे पास ना आए और हम अपनी चीज़ों को अपनी इकोनॉमी को इंटरनली और एक्सटर्नली अपने ख़र्चों को कम करके और जो हमें IMF वगैरह से मिलती है उसको इमेजिनेटिवली यूटिलाइज करके काश हम अपने पाँव पे खड़े हो सके कि हम ये रोल भी अंजाम दें और हमें किसी से पैसे की जरूरत भी न पड़े, बल्कि हम लोगों को पैसे देने के काबिल हो। जैसे पाकिस्तान ने आज़ादी के फौरन बाद, आपको याद है, जर्मनी को कर्जा दिया था, उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो चाइना को भी सपोर्ट किया। जी, काश मेरी दुआ ये है कि हम इस किस्म के पैसों को ना लें बल्कि दुनिया को पैसे दें। बहरहाल चूंकि पैसे जरूरत है तो वो एक एड के तौर पे आए, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो हमने UAE से लिए थे उन्होंने फौरन डिमांड कर लिए कि ये पैसे साढ़े कटो, वापस करो साढ़े पैसे। तो इसलिए बहरहाल सऊदी अरब और पाकिस्तान का बहुत पुराना रिलेशनशिप भी है और सऊदी अरब बहुत मौक़ों पे पाकिस्तान को क्रेडिट के ऊपर तेल भी देता रहा है जिस वक्त ज़रूरत थी। और ये जो आप जो जिक्र कर रही हैं, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान ने इन द मिडल ऑफ द वॉर जो इनिशिएटिव लिया था, हालांकि इन द मिडल ऑफ द वॉर आप अमूमन किसी ताकत के साथ खड़े होते हैं, दुनिया में यही चीज़ें नज़र आ रही है। जिस वक्त जंग ख़त्म हो रही होती है उस वक्त लोग जो होते हैं वो जाते हैं अमन की तरफ, लेकिन पाकिस्तान ने एट द हाइट ऑफ द वॉर ये इनिशिएटिव लिया कि भाई इसको ख़त्म करो, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स की या मिलिट्री अप्रोप्रिएशन की या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की या हम लोगों को शहीद करने की मारने की जंग नहीं है। इससे उसके साथ साथ दुनिया की पूरी, ना पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो इफेक्ट हो रही है। बल्कि हम तो इतने 2 कदम आगे गए कि हम इंडिया को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जहाँ पे आज आप देखिए जाके तो वहाँ पे 3 दिन तक सिलेंडर की लाइनें लगी होती है और लोगों को
गैस नहीं मिलती है। मैं देख रहा था कि औरत का इंटरव्यू 2 औरतों का चल रहा था, उन्होंने कहा जी हमने अपनी कान की बालियां बेच के एक गैस का सिलेंडर लिया। तो हम तो उनके लिए, वो जो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, हम चाहते हैं उनकी भी इकोनॉमी, क्योंकि हमें उनके भी अवाम का ख्याल है। लेकिन ये कितनी अफसोसनाक बात है ब्रिगेडियर साहब कि वो बजाय इसके कि हमारे शुक्रगुजार हों, ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया में के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्राइसिस को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अब मुगलिसात बगने पे आ चुके हैं। और वो ईरान जो कि उन्हें अपना दोस्त समझता था, 4 बार पोर्ट दी, वो उनको समझ तो आ चुका होगा ईरान को भी बड़े अच्छे तरीके से कि ये पीठ में छुरा घोंपने वाला एक ऐसा इत्तेहादी था उनका जिस पर वो गलत ट्रस्ट करते रहे अब तक। याद रखिएगा कि एक प्रोवर्ब है जो इसी किस्म के लोगों के लिए कही जाती है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन काफिले गुजर जाया करते हैं। तो उनको आप रोक नहीं सकते किसी भी चीज से, लेकिन ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। इसलिए ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है, ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक एमेंसिपेशन, यानी जिस डीकैपेसिटेशन में आप जा रहे हैं, जिस लोअर एब में हम जा रहे हैं, उससे निकालने के लिए हम दुनिया में जद्दोजहद कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ममालिक में जाके ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी फैसल साहब ने कहा कि सऊदी अरब ने एक्सट्रीम रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ सऊदी अरब कि उन्होंने दे डिडंट पैनिक, उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान से भी राब्ता रखा और पाकिस्तान ने भी उनको भी बिल्कुल। और यही शायद इसी वजह से बर्फ पिघल भी रही है और 2 इंतहाई पोजीशंस पे खड़े हुए फरीक जो हैं वो ना सिर्फ आमादा हुए बैठने पे बल्कि अब हल की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। आप जंग के बाद का मंजर क्या देख रहे हैं राजा फैसल साहब? एक तो ये कि जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है पाकिस्तान की खुद कफील होने की, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, हमारी भी, हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है। दूसरा, जंग के बाद का मंजरनामा क्या है? अगर वाकई में इस खित्ते के अंदर एक बड़ी तनाज़ा ख़त्म होने जा रहा है तो उससे पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा, जिसमें चाइना भी हो, जिसमें टर्की भी हो, पाकिस्तान, पूरा मिडल ईस्ट, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? और फिर भारत का रोल क्या देख रहे हैं, जो इस खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब देखता था, वो तो इस वक्त तनहा खड़ा है इजराइल के साथ। देखिए, भारत मेरी नज़र में बिल्कुल एक तमाशाई बन के रह गया है। उसका गेम में, उसका खेल में कोई और जो है वो ताल्लुक नहीं है खेल के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाने के लिए या फिर रोने के लिए या फिर हू हा करने के लिए रह गया, और वो बड़ा अच्छा कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब ने पहले बड़ी अच्छी बात की यूएई के बारे में कि शायद यूएई ने हमसे ये जो पैसों का तकाजा कर लिया है। एट द सेम टाइम आई वुड से यूएई, हम स्टिल आने वाले वक्तों में उसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने भी हमारी मदद की, हमने भी उनको शुरू से, उनकी तो एयरलाइन तक हमने बना के उनको दी। और आज भी शिकार खेलने वो यही तशरीफ लाते हैं, हम हमारी मेहमान नवाजी का मजा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और देखें, तल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन वो तल्लुकात कभी खत्म नहीं होने चाहिए। यूएई के साथ हमारे कभी भी तल्लुकात खत्म नहीं होंगे। हाँ, जहां तक बात है ये कर्जे की, तो वो कहते हैं ना कि हर पिंडी वाले की जिंदगी में 3 मोड़ जरूर आते हैं। एक पीर वधाई मोड़, एक फैजाबाद मोड़, और तीसरा है माड़े पैसे मोड़। तो वो कोई मसला नहीं है, अगर वो हमसे कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमें, लेकिन हमें इसको भी पॉजिटिव ही लेना चाहिए राजा फैसल साहब। वापस तो हमें करने ही थे क्योंकि कर्ज था। हो सकता है कि जितना धचका फाइनेंशियली उनको लगा है शायद उनको ज़रूरत भी हो और इसी वजह से उन्होंने वापस मांगा हो, लेकिन हम इसको भी पॉजिटिव तौर पर लेंगे और हम तमाम ममालिक को चाहेंगे कि वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएँ और पाकिस्तान के साथ दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ एक जो है वो अलग ब्लॉक बनाए। बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं क्योंकि दीगर अहम इश्यूज और भी हैं जो कि हमें प्रोग्राम में शामिल करने हैं, लेकिन हेडलाइंस ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, यही मसाइल चल रहे हैं। तो बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को दोबारा तारीकी में धकेल दिया है। बिजली जाने और आने के कोई शेड्यूल नहीं है, शहरी परेशान है। इस हवाले से हुकूमत ने 2 घंटे का कहा है, लेकिन बिजली हर घंटे बाद जा रही है और बार बार लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं और ज़िंदगी जो बिल्कुल तातुल का शिकार हो, बिल्कुल ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार हो चुके हैं पाकिस्तानी। एक तो वैसे ही जंगी सूरत हाल है, पाकिस्तान इंटरनेशनली तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शहर मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उनके ऊपर भी यकीनी तौर पे हमारे हुकाम को तवज्जो देनी होगी। लोग कितने परेशान हैं, पूरे पाकिस्तान में लगभग यही सूरत हाल है, पंजाब में इसका ज़्यादा असर है। और इस वक्त हमारे एक नुमाइंदे मुल्तान में मौजूद हैं, मुल्तान के शहरी, और उनसे गुफ्तगू की है उन्होंने। क्या कहना है शहरियों का, क्या दुहाई दे रहे हैं वो, ज़रा सुनिए।
ये है कि 1 घंटा आती है, 1.5 घंटा घूम रहती है। फिर ये है कि गाहक भी डिस्टर्ब होते हैं, कारोबार वैसे है नहीं महंगाई की वजह से। चाहे पहले हम 60 की चला रहे थे, अब 70 की कर दी है, तो उसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहा। सामने नेवको ऑफिस है, उसमें से भी कोई अप्लाई नहीं है कि सारे दिन में सेल होती है 5,000 6,000, उसमें दूध वाले को दें जहाँ हम अपना अखराजात पूरे करें, किसी को क्या दें। हाँ, कहूँगा बिजली जा रही है और घंटे बाद जा रही है, और सुबह शाम भी कभी कभी आती है, कभी नहीं आती। बिजली तो भाईजान जो लोड शेडिंग तो हो रही है, कभी घंटा 2 घंटे चली जाती है, कभी आ जाती है। टाइम मुकर्रर नहीं है इसका, किसी टाइम भी चली जाती है, आ जाती है। बस रात भी 3-4 दफ़ा गई है, अब दिन को भी गई है। टाइम कोई इसका मुकर्रर नहीं है, एक टाइम हो भी इस टाइम जा रही है, इस टाइम आ रही है, कोई टाइम नहीं है इसका। लाइट जा रही है डेली, कारोबार ही नहीं है, गर्मी में बैठे हैं हम। पहले भी यही हाल था, अभी यही हाल है। 1 घंटे बाद जा रही है, 1 घंटे बाद आ रही है, यही तमाशा इन्होंने बना के रखा है। हालांकि इतना वो नहीं है, हर बंदा परेशान है, कारोबार के लिए बंद बैठे हुए हैं बंदे। यूँ है कि 8-10 साल पीछे चले गए हैं हम, बजाय इसके कि आगे बढ़ने के। मुल्तान के जो शहरी हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से लोड शेडिंग की जा रही है, हर बंदा परेशान है। बच्चे एजुकेशन अपनी उनकी मुतासर हो रही है, घर में ना पानी ना पंखा ना बिजली, तो किस तरह से आखिर जो है बच्चों को सुबह नाश्ता करने के लिए जितनी मुश्किलात हैं, वही मुश्किलात सारा दिन भी दरपेश रहती हैं। और इस वक्त लाहौर में भी सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आमिर राना वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लाहौर के शहरी क्या कहते हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, वक्त के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में जो इजाफा तो हो रहा है, उसके साथ साथ जो लाइट का जो मेन मसला चल रहा है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं, हुकूमत की जानब से ये कहा गया था कि लोड शेडिंग में जो तकरीबन 2 से 3 घंटे की होगी, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। जो शहरी हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। बाबा जी एक गल दसो, किन्ने घंटे बिजली जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा जी बत्ती जा रही है, कम से कम मैं रात को 8 बजे घर जाता हूँ, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है। सुबह 6 बजे तक 4-5 घंटे बत्ती जाती है, 6 घंटे भी जाती है। शाम को जाती है, शुरू होती है जाना? हाँ जी, मैं शाम को घर जाता हूँ 8 बजे 9 बजे, तो 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है। सारा दिन काम करके जब रात जाते हैं, नींद आ जाती है गर्मी में? बस कभी उठ जाता हूँ, कभी सो जाता हूँ। आप बताएं जी, कितने घंटे लाइट जा रही है? भाईजान 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। जब काम से थके जाते हैं, नींद कहाँ आनी है? जब गर्मी पड़ी है, गर्मी के मौसम तो आ गए हैं, बिलों ने तो हमारे सर खोल दिए हैं। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, महंगाई भी अफोर्ड नहीं हो रही, बिल भी हद से ज़्यादा। को जाती है लाइट या रात को जाती है? 24 घंटा जा रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा। कितने घंटे तकरीबन है लाइट जाती है? 12 घंटे आ रही है तो 12 घंटे जा रही है भाईजान। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। नींद सुकून से तो सो नहीं रहे, इन्होंने हमारा तो जीना हराम किया हुआ है हुकूमत ने। क्या अपील करना चाहते हैं? अपील क्या करें, एक आवाम को जहर खाने के लिए नहीं दे रहे, बाकी दुनिया का तो सारा काम कर दिया है। देखो गैस पेट्रोल कहाँ महंगाई चली गई है, क्या करे गरीब बंदा। बिल्कुल सही है। अब जो हालात हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ हो, इवन के घर हो, वहाँ पर 1 घंटे के साथ 1 घंटा जो है लाइट जा रही है। यहाँ पर कुछ और भी शहरी हैं। सर मुझे बताइएगा, 1 घंटे के बाद 1 घंटा जा रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक होंगी, कुछ बेहतर होगी? बेहतर क्या कह सकते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और 1 घंटे के साथ 1 घंटे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। तो थके हुए जाते हैं, नींद भी नहीं आती होगी, बच्चे भी तंग करते होंगे। ज़ाहिर बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो सारे अल्लाह ने दिया हुआ जो भी सहूलतें हैं, लेकिन यार जो जिनके घर में नहीं हैं बच्चे छोटे छोटे। ठीक है, शुक्रिया आमिर, आप हमें रहे थे। लाहौर के शहरी भी उतने ही परेशान हैं जितने मुल्तान के शहरी हैं। दीगर शहरों के जो शहरी हैं वो भी एक ही दुहाई दे रहे हैं और इस वक्त हुकूमत को नज़रसानी करनी होगी अपने फैसलों पर। 12 घंटे की लोड शेडिंग है, 12 घंटे बिजली आती है और गैस का तो कोई अता पता ही नहीं है, कब जाती है कब आती है, और शहरी बहुत परेशान है। एक और अहम मामला है, वो हमारे मुल्क के किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान नालां दिखाई देते हैं हुकूमत से, हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार ने न सिर्फ सूबे बल्कि पूरे पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे के लिए एक मस्बत पैगाम तो दिया है, और पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब ही पूरा करता है। ये दावा हम करते हुए देख रहे थे सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा को, और उनके मुताबिक कुछ अनासिर गंदम के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में किसानों से पूछ लेते हैं बिल्कुल कि क्या उनका मौक़िफ़ है।
बिल्कुल। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज भी मुतारिफ कराया है, जिसके तहत 6 अरब रुपए का मुफ्त बारदाना भी फ्राहम किया जाएगा, जबकि गंदम की खरीदारी भी 3500 रुपये फी मन के हिसाब से की जाएगी। पिछली बार 2500 रुपये मुआवजा रखा गया था, इस बार जो है 3500 रुपये रखा जा रहा है। और गंदम की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है महमूदुल हक बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। महमूदुल हक बुखारी साहब, क्या कहते हैं आप? एक तो बारदाना कहा जा रहा है कि वो आपको फ्राहम किया जाएगा और साथ ही साथ 3500 रुपये फी मन कीमत फ्राहम जो है वो उससे आपसे खरीदा जाएगा गंदम। आपके क्या मुतालिबात हैं और आप समझते हैं आप मुतमईन हैं जो फैसले किए गए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुक्रिया आपका और आपके एक चैनल का। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत जो है वो संजीदा फैसले नहीं ले रही ज़राअत के हवाले से। ये जितनी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जो हमारे आशिक करमानी साहब हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ कि यानी कितना बड़ा एक जुल्म है किसानों के साथ कि वो फसल बीजते हैं और उस फसल का उनको मुआवजा नहीं मिलता। यानी जो है ना, वो कहा किसी ने कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों उल्टा। और काफिला ये इधर उधर की बातें करके वो जी बहलाते हैं, जिस तरह किसी कोई बच्चा रो रहा हो तो। लेकिन बुखारी साहब, अज़मा बुखारी साहबा तो कहती हैं मनफी प्रोपेगेंडा कुछ लोग फैला रहे हैं, तो ये मनफी प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? और 3500 रुपये फी मन काफी नहीं होगा आपके लिए? नहीं सर, नहीं, मैं कहता हूं कि उज़मा बुखारी साहबा मनफी प्रोपेगेंडा फैला रही है। मैं कहता हूं कि आशिक करमानी साहब फैला रहे हैं। हम तो इतने तंग आए हुए हैं, मुझे बताएं कि हमें क्या जरूरत है बारदाने की। यार 120 रुपए का बारदाना आता है, एक बोरा आता है, आप तो एक कीमत मुकर्रर करते। देखें, पॉलिसी इस तरह नहीं बनती जिस तरह इन्होंने अभी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि बहावलपुर डिवीजन की जो है वो 57% गंदम निकल चुकी है, इसी तरह मुल्तान की निकल चुकी है। और अभी तक ये पॉलिसियां दे रहे हैं, ये डंग टपाओ पॉलिसियां दे रहे हैं। बुखारी और साहब, पंजाब हुकूमत इस बार कहा जा रहा है कि फसल बहुत अच्छी हुई है गंदम की। एक तो ये बताइएगा कि आपको कितनी, आप समझते हैं कि कितनी कीमत मुकर्रर होनी चाहिए थी? 3500 रुपये अगर कम है तो आप क्या समझते हैं कितनी कीमत होनी चाहिए? और दूसरी, क्या वाकई में इस बार गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है, हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है? देखिए, गुजारिश ये है कि गंदम पिछली दफा जो है वो 29 लाख टन जो है वो कम हो गई थी। अब हुकूमती दावे ये हैं, मैं ये कहता हूं कि जब सरप्लस हो जाती है तो भी अजाब है, और जब शॉर्ट हो जाती है तो भी अजाब। नहीं तो उसको एक्सपोर्ट किया जाए बुखारी साहब, अजाब क्यों है वो? खुदा ना खास्ता जी, मैंने कहा अगर ज्यादा हो गई है ये तो अच्छी बात है, उसको एक्सपोर्ट किया जाए, उससे भी जरे मुबादला कमाया जाए। अजाब खुदा ना खास्ता क्यों हुई? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये हुकूमतों ने करना है ना एक्सपोर्ट जो है। अब बात ये है कि आप ये देखें कि जो 3500 रुपए है, यानी आज से 3 साल 4 साल पहले मुझे 3900 रुपए मिल रही थी। उस वक्त खाद की डीएपी की बोरी का क्या रेट था? कल टोटली जो है वो झूठ बोला है आशिक करमानी साहब ने। काश आप उनको प्रोग्राम के अंदर ले लेते, वो खुद भी काश्तकार है, मैं उनसे सवाल करता और मैं उनसे पूछता कि आपने किस तरह से किसानों को जो है वो कह रहे हैं कि आप भाई हमें बारदाना नहीं चाहिए। आपने पूछा है ना कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप गंदम का रेट मुकर्रर कीजिए, कितना जिस रेट? तरह आपने 3500 रुपए कहा, रेट? और वो कंपनियां अभी तक मैदान अमल में नहीं है। मेरी बात सुनिए जरा, कि वो कंपनियों जिनका वो जिक्र करते हैं अभी तक वो सेंटर्स पे पहुंची नहीं है। आधे से ज्यादा गंदम जो है वो सस्ते दामों जो माफियाज है वो खरीद चुके हैं, जिस तरह पिछली दफा हुआ था। पिछली दफा क्या दावे थे? आप बता दें कितनी मुकर्रर होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि 6000 रुपए मुकर्रर होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो उस वक्त मीडिया भी शोर मचाता है, लोग भी कहते हैं कि जी महंगा आटा। जब मेरे से 2000 रुपए की पिछले साल खरीद की गई थी तो 5000। अगर आपसे 6000 में खरीदा जाए या उसकी कीमतें हमें देते हुए तकलीफ होती है हुकूमत को, हमें मुआवजा देते हुए हमें नहीं ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, अगर 6000 रुपए में आपसे गंदम खरीदी जाएगी तो आम आवाम क्या करेगी? और उसके बाद आटे की कीमत कहां पर पहुंचेगी, रोटी की कीमत कहां पर पहुंचेगी? ये भी जरा सोचिए। और महंगाई के इस दौर में आम इंसान के लिए तो रोटी सूखी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि पिछली दफा मुझसे तो 1800 रुपए में ली थी,
तो फिर क्यों मेरे पाकिस्तानियों को जो है वो 5,000 रुपए में दी गई? ये खुद ब खुद हुकूमत जो है मौके मुहैया करती है उन इन्वेस्टर्स को जो इनके अपने होते हैं, उन लोगों को। मुझे बताएं ना, मेरा क्या कसूर है? अच्छा बुखारी साहब, हम चाहते हैं कि हुकूमत बाला से आप जो भी तजावीज़ आपकी हैं, जो दरख्वास्त है आपकी, आप वो उनसे कर लें, क्योंकि वक्त भी शॉर्ट है। तो जो आप हुकूमत से इस वक्त मुतालिबात चाहते हैं कि आपके माने जाएं, आपकी कोई भी ऐसी है रिक्वेस्ट, कोई शराइत है तो आप रख सकते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो आपने कीमत मुकर्रर की है ये हमें काबिल कबूल नहीं है, मगर फिर भी हम कहते हैं कि इस वक्त जो है मार्केट में 250 रुपए और 3,000 रुपए की गंदम जो है वो हमसे छीनी जा रही है। वज़ीर आला साहिबा एक नोटिफिकेशन जारी करें जिसके अंदर जो फ्लोर मिल है उनको पाबंद करें, और जिसके अंदर जो इन्वेस्टर है, जो खरीदार है, उसको पाबंद करें कि 3500 से कम गंदम किसान से नहीं ली जाएगी। और फिर ये मार्केट फोर्सेस जो हैं वो तयन करेंगे कि मार्केट के अंदर जो है वो इसका रेट 3500 से कम नहीं होगा, उससे ऊपर जहां मर्जी चला जाए। देखें, इस मुल्क के अंदर तो गंदम भी मौजूद थी और खवातीन जो है वो 42 शहीद हुई थी आटे की लाइनों में लग के। तो वो किसका कसूर होता है? वो इन्हीं हुकूमतों का कसूर होता है। इनके पास सारी मराहत है, ब्यूरोक्रेसी के पास सारी। चले, आपका मैसेज बुखारी साहब हुकाम बाला तक पहुंच गया, पंजाब हुकूमत तक पहुंच गया, और जो आपके जायज़ मुतालबात हैं यकीनी तौर पे सुने जाने चाहिए। सबको जिसका जितनी मेहनत है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, और अल्टीमेटली आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन किसान के हुकूक के ऊपर अगर कोई डाका डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे महमूद हक बुखारी साहब। और बात पे सुने जाने चाहिए, रोटी, आटा, गंदम ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, अगर अच्छी काश्त हुई है तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो एक्सपोर्ट करें, उसका भी फ़ायदा अल्टीमेटली किसान को। और किसानों का ये भी मुतालबा है कि अगर 3500 रुपये हुकूमत ने ये मुकर्रर की है कीमत, तो फिर इसको इंश्योर भी किया जाए कि इसी कीमत पर ख़रीदी जाए, ना कि लोगों को जो ये माल बनाकर उनसे सस्ते दामों गंदम खरीदी जाए, उन्हें ब्लैकमेल करके। बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इशूज़ होंगे हमारे साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आज आवाज़ का आलमी दिन है, दुनिया भर में इसे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि आवाज़ सिर्फ एक लहजा नहीं बल्कि एहसासात, ख्वाबों और शनाख्त का सबसे ताकतवर जरिया होता है। बिल्कुल, आवाज़ वो पुल है जो दिल से दिल को जोड़ती है। अगर आवाज़ ना हो तो जज्बात महज खामोशी में कैद हो जाएंगे, और मौसीकी की दुनिया में भी आवाज़ रूह बन जाती है। जब कोई गुलकार अपनी आवाज़ में दर्द या खुशी समो देता है, अल्फाज समो देता है, तो सुनने वाला सिर्फ सुनता नहीं, महसूस भी करता है, और एक धुन, एक सुर, एक लफ्ज़ दिल के तार छेड़ देता है। और आवाज़ ही से हम पहचान भी पाते हैं कि कौन किस इलाके से है, कौन किस शहर से है, कौन किस कल्चर से बिलोंग करता है। ये आवाज़ ही तो पहचान देती है हमें। बिल्कुल पहचान देती है। और इसी तरह से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी आवाज़ से बेजान अल्फाज में जान डाल देता है, उसे महसूस आप कर सकते हैं, और वो किरदारों को ज़िंदगी देता है, कहानियों को महसूस करवाता है, और सुनने वालों को एक नई दुनिया में ले जाता है। तो आवाज़ का दिन है, आवाज़ की कदर कीजिए, उसका ख्याल रखिए। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, और इसकी पहचान उसकी ताकत होती है। रेडियो के आरजे हों वो तो आवाज़ के जादूगर होते हैं, और ना चेहरा दिखाई देता है ना अंदाज, सिर्फ उनकी आवाज़ से आप जो भी फीलिंग होती है उसे महसूस कर लेते हैं। और आपको पता है आरजेस के साथ बहुत सारे लोग इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, और एक रिश्ता सा बन जाता है। सिर्फ उनकी आवाज़, उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव एक दूसरे को अपने साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं। मैं खुद FM सुनती हूँ, और FM के साथ में बिल्कुल एग्जैक्टली, और फिर मैं उसी जो आरजे होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती हूँ, बातें सुन रही होती हूँ, और आप लहजे को महसूस कर रहे होते हैं, उसके उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे होते हैं। और तारक अजीज साहब के आज भी डायलॉग्स जो है कुछ वो उनकी आवाज़, उनके लहजे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मेरा सलाम। तो वो जो अल्फाज हैं वो उनकी पहचान बन गए, उनकी आवाज़ की बदौलत, उनके लबो लहजे की बदौलत, और आज भी जो है वो उसको कोड किया जाता है, आज भी जो उनकी पहचान बन चुका है। जिन्हें जब रेडियो ईजाद नहीं हुआ था तब आप थे? बिल्कुल, मैं तो आपको पता है कि मेरे साथ के तो कभी भी जो है वो वफात पा चुके हैं। यही कहना चाह रही थी आप? चलिए, आप बहुत पुराने, आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है। लेकिन हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा मौजू कहीं और डगमगा ना जाए। हमारा मर्द को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है या नहीं होता? क्योंकि अमूमी तौर पर जब हमने किसी को तकलीफ़ पहुंच रही हो या कोई डरा हुआ हो, बच्चों को भी कहते हैं कि मर्द बनो, मर्द बनो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, क्या मर्द की भी तकलीफ़, एहसासात का किसी को परवाह होती है, या मर्द इतना रफ एंड टफ होता है कि उसे कुछ परवाह ही नहीं होती, जो मर्जी हो जाए?
या फिर हमें आदत पड़ गई है मर्दों की आवाज़ को दबाने की, उनके जज्बात को दबाने की, वो बचपन से ही हम दबाते चले आ रहे हैं, और उसकी हीलिंग किस तरह से होगी, किस तरह से हमें ये एहसास दिलाना होगा मर्दों को कि उनके भी जज्बात हैं, उनको भी दर्द होती है, वो भी महसूस करते हैं। तो ये सब बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं उमैर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको उमैर भाई। आप इसे जानेंगे कि आखिर जो ये डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और फिर हम बचपन से अपने बच्चों को, बेटों को स्पेशली माएँ सिखाती हैं रोना नहीं है, बेटे रोते नहीं हैं, मर्द रोते नहीं हैं, अच्छे लड़के रोते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, वो डरते नहीं हैं, झिझकते नहीं हैं। तो हम कहीं उन्हें पत्थर का बना देते हैं, जब वो उनके अंदर फीलिंग्स और एहसास होते हुए भी वो दिखा नहीं पाते, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा डैमेज मुझे लगता है कि हम मर्दों को देते हैं। तो क्या इसकी हीलिंग मुमकिन है? वक्त के साथ हम क्या दोबारा से उनको वो एहसास, जज्बात का इजहार सिखा सकते हैं? ओहो, ये आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन आपने बहुत सारी बातें तकरीबन सारी कर दी। बिल्कुल, जो चीज़ें सप्रेस की जाती हैं उनकी कॉस्ट होती है, जो दबाया जाएगा नफ्सियात में वो कहीं और से निकलेगा। सो अगर आप बच्चे को रोने नहीं देंगे, अगर आप उसको अपने जज्बात फील नहीं करने देंगे, जो कि आपने बताया मिसाल में कि बॉयज़ को कहा जाता है या बॉयज़ और गर्ल्स के हम जुमले भी अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, और मर्द और गोरा बैठते नहीं है, रोते नहीं है, थकते नहीं है। तो एक मर्द जो है वो हमेशा इस इमेज में हम ग्रो अप करते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल बात आ जाए तो मर्द का जो आपको रिएक्शन नजर आएगा वो गुस्सा नजर आएगा, वो कट जाना नजर आएगा। लेकिन अपने उस जज्बे को जिस तरह एक खातून टेबल पे रखेंगी, उस पे बात करेंगी, उस पे जो फीलिंग है उसको फील करेंगी, रोएंगी, वो मर्द नहीं करते। क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, और इसकी कॉस्ट है बहुत बुरी। इस कॉस्ट में आप समझें कि स्ट्रेस और जो हम बॉडीली कॉस्ट की तो बात करते ही हैं, लेकिन अदर कॉस्ट के अंदर एडिक्शन, आइसोलेशन, डिस्कनेक्शन, डिप्रेशन, तो ये बड़े बड़े अल्फाज हैं जो कि आज दुनिया में नज़र आते हैं। आप देखें तो मर्द हजरात ज़्यादा आपको सिगरेट पीते हुए नज़र आएंगे, हमेशा से नज़र आते हैं, लेकिन आपको नज़र आएंगे एडिक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर ज़्यादा। वो क्या कर रहे हैं? आपको मर्द नज़र आएंगे आइसोलेटेड, डिस्कनेक्टेड, डिप्रेस्ड, बिकमिंग जस्ट वर्क मशीन्स एट द एंड ऑफ द डे। तो इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। जो आखिरी आपकी बात थी हीलिंग, बिल्कुल हर चीज़ जो आपके साथ हुई है वो किसी वजह से हुई है। हीलिंग के साथ साथ उसकी, मैं तो स्पिरिचुअल वजह के अंदर भी, और उसकी जो इनसाइट है, उसने जो आपको स्ट्रेंथ दी है, उसको भी देखना चाहिए। हीलिंग बिल्कुल मुमकिन है। अरे तो उमैर भाई, अगर हमें ये अब अपने इर्द गिर्द आसपास के जो मर्द हैं उनके अंदर उन जज्बात को, उन फीलिंग्स को, उस इजहार को जिंदा करना हो। जुनेद भी इजहार नहीं करते, बहुत कमज़ोर हैं इजहार में, वो भी अपने जज्बात को दबा जाते हैं, अपनी अंदरूनी कैफियत को दबा जाते हैं। तो किस तरह से हीलिंग का प्रोसेस हम जुनेद से शुरू कर सकते हैं ताकि जुनेद को जो दर्द है वो महसूस भी करें और बताएं भी? मुझ पे ही सारे तजुर्बे कर लीजिएगा। असल में वो मेरे बहाने ना अपने हस्बैंड के लिए इसका हल निकालना चाह रही हैं। अच्छा, प्रोसेस तो हाँ, चलें बताइए। देखिए, प्रोसेस लंबा है। जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अपने प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वो उस प्रेजेंट को, यानी आपके हाल को, किसी न किसी माजी की चीज़ के साथ जोड़ता है, आप ही की बातों से जोड़ता है कि कहाँ पे ये मसला शुरू हुआ था। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस बच्चा एक्सपीरियंस करे या अब्यूज़ एक्सपीरियंस करे, तो वो ट्रॉमा है और उसकी बॉडी शट डाउन हो जाती है, जो कि उसके साथ फिर, तो जब तक उस माजी को आप एक्सपीरियंस दोबारा, तो एक तो तरीका ये है कि जो हुआ था उस वक्त जो आपको महसूस करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, लोगों ने कहा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, जो अल्लाह की मर्जी, ऐसा तो होता है, और आप नहीं रोए, आप उस गम में नहीं गए, आपके साथ ज्यादती हुई थी, तो आपको वो फील करनी पड़ेगी। जब आप फील करेंगे और उस प्रोसेस के अंदर आप खुद ब खुद, तो ये लोगों को बहुत डराता भी है, इसमें आप डिप में जाते हैं, लेकिन यू गेट बेटर विद इट। फिर आप दोबारा बाउंस बैक करते हैं, और जो आपके पड़ोसी फील नहीं कर रहे वो दोबारा ज़्यादा फील करेंगे। नंबर 2 तरीका, ज़रूरी नहीं कि आप ये पास के प्रोसेस को जाएं, ये मुश्किल होता है। आप मौजूदा पे आएँ, और मौजूदा ऐसी टेक्निक्स होती हैं, गहरी सांस, अपने जिस्म की अवेयरनेस, छोटी छोटी अपने अंदर चीज़ें नोट करना, ताकि जो जज्बात आप अपने अंदर पिक नहीं कर पा रहे, जिनकी तरफ आप शट डाउन है, आप उनको पिक कर सकें। फिर दूसरा, इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ाना, जैसे ख़वातीन के अंदर होता है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं,
तो मर्दों के लिए सेफ स्पेस नहीं है ऐसी। मर्द जब जाते हैं अपने बॉयज के साथ तो वो भी मजाक में उड़ा देते हैं, खानदान में बैठते हैं तो उसमें उनको स्ट्रांग होना है, दफ्तर में जाना है तो दफ्तर में एक प्रोफेशनल माहौल है, तो ऐसी सेफ स्पेसेस मर्दों को ढूंढनी चाहिए। तो वो ढूंढने के लिए फैमिली के अंदर सबसे पहले आगाज करना होगा उमर भाई, क्योंकि अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जो बच्चियां होती हैं वो माओ के क्लोज होती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो अपने फादर के ज़्यादा करीब होते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास फादर नहीं है तो वो फिर और किस ऐसी शख्सियत को अपना ऐसा दर्द बांटने वाला शख्स जिसको तलाश करे, जिसके साथ वो शेयर करे। मैंने ये पढ़ा था कि दो लोग बराबर बराबर बैठे हों और बात करने के लिए कुछ ना हो तो समझ जाओ कि बाप बेटा है। बाप बेटे के दरमियान तो बहुत फासला है। जो हम मौजू आज डिस्कस कर रहे हैं इसमें तो हम बहुत दूर हैं। और आपने दुरुस्त इशारा किया। उमर भाई अभी ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसा थी है, ये हमने तो देखा है हमारे दौर में ऐसा था, लेकिन अब ये चीज़ अब इसमें बेहतरी आ रही है। आजकल के जो बच्चे हैं चाहे वो जेनजी हो, अल्फा हो, बीटा हो, वो चीज़ें शेयर करना शुरू हो चुके हैं। आज के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जानते भी हैं और इमोशंस को फील भी करते हैं, और वो उनके साथ वो नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ था। हमें चपेड़े पड़ी थी, हमारी बेइज्जतियां आउटसोर्स की गई थी, हमारे लोग कहते थे ना कि ठीक करके देना इसको। हमारा कंपैरिजन चचा ताया के बच्चों से भी हुआ है और हमें ये भी बताया गया है कि वो ऐसा नहीं करते। और दूसरा, पेरेंट्स डू अ मच बेटर जॉब। अब फैमिलीज छोटी होती हैं, पहले बहुत ज़्यादा बच्चे, अब फैमिलीज छोटी होती हैं, पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़्यादा है, इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंपेयर टू जो पहले हुआ था। आज की हर जनरेशन के अपने मसले होते हैं तो मुकाबला भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस हवाले से बेहतरी है। ये सेफ स्पेस आपको आइडियली, आपने जैसे कहा, अपनी फैमिली में तो क्रिएट करें। आप जब फैमिली में आते हैं ना तो अपनी टोपी उतार के आएँ। आप जो भी है बाहर, आप जब घर में आते हैं तो आप बतौर फैमिली मेंबर, बतौर ह्यूमन, और उसके अंदर जैसे बाकी सारे हैं ना उस रोल के अंदर आए। तो थोड़ा सा बर्डन ऑफ मेन, और जहाँ पे ये स्पेस आपको नहीं मिल रही अब्बा के साथ, अम्मा के साथ, बेगम साहिबा के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ आपको अपनी बातों के अंदर अपने जज्बात लाने पड़ेंगे। अगर आप कोई फैसला कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों, ताकि लोग समझ सकें। अगर आप बताएंगे नहीं तो उन्हें कैसे समझ आएगा। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये इस तरह का सेफ स्पेस आपको आइडियली अपने दोस्तों के अंदर क्रिएट करते हुए, मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है उसमें, एक फ्लो होता है। सारे दोस्त नहीं होते लेकिन कुछ टाइट होते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में एक आधा होता है जिसके साथ आप कंप्लीट डिस्क्लोजर करते हैं। वो एक आधा कौन होता है उमर भाई? आपके ख्याल में मर्द की साइकोलॉजी क्या है? वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ होता है अपने अंदर की फीलिंग शेयर करने में? अपने पेरेंट के साथ, अपने पेरेंट में भी फादर या मदर, बड़े भाई के साथ, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ? लेकिन पहले तो सुनते थे, मुझे तहकीकी जवाब तो नहीं पता इसका, सच्ची बात ये, लेकिन पहले ये सुनते थे कि एक मर्द अच्छा दोस्त और वो समझ सकता है। लेकिन मैंने अपने दोस्तों में बहुत डिफरेंस भी देखा कि एक मेल के लिए एक फीमेल के साथ फीलिंग्स की शेयरिंग करना बहुत आसान होता है। हमारे यहाँ ये रिश्ता होता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही, अगर जो आप यूनिवर्सिटी गोइंग मेल से पूछेंगे तो वो बहुत रिफाइन हो जाते हैं। क्योंकि उनके इर्द गिर्द वो अगर सेफ स्पेस हो जिसमें वो अपने इमोशंस को, तो यू विल सी कि वो लड़के आपको बहुत एग्रेसिव और उस तरह के, जिस तरह माचो जो इस तरह के सर्किट से दूर होते हैं, वैसे नहीं नजर आएंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। सो प्लीज आप इसको विद जेंडर और ऑपोजिट जेंडर बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो तो बिल्कुल होती ही फीलिंग्स के साथ। आपकी वाइफ भी हो सकती है, वाइफ के लिए शौहर भी हो सकता है, आप एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। उसमें होता है ना एक बैरियर, आइडियली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत हवालों से होता है। तो आप जो बेगम साहिबा के हवाले से बातचीत है या आपकी शादी के हवाले से अज़वाजी जो गुफ्तगू है, वो तो आप नहीं कर सकेंगे ना वहाँ पे। अच्छा उमर भाई, यहाँ पर ही कुछ मीम्स भी बनी हुई है। अगर मर्द बहुत ज्यादा हंस रहा है तो बीवी को तो भी परेशानी लाहक हो जाती है, याद इतना खुश क्यों है। अगर मर्द कहीं रो रहा है, परेशान है, तो बीवी तब भी समझती है, लगता है अपनी एक्स को याद करके रो रहा है या परेशान है। और इसके लिए फिर जब वो घर आता है तो जितना मर्जी खुश हो, चेहरे पे उदासी ले आएगा कि चाहे बीवी को शक ना पड़े। यहाँ पे तो उल्टा हिसाब चल रहा है ना।
बस कुछ लोग ये गेम खेलते हैं और फिर वो ये गेम देखते भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अच्छे रिश्ते बनाएं जिसमें आपका पार्टनर आपके बारे में ऐसा ना सोचे और आपकी खुशी में खुशी महसूस कर सके, आपकी खुशी के इंतजाम में शामिल हो सके। ये पार्टनर्स की ये जिम्मेदारी है। सो आई थिंक ये हस्बैंड वाइफ जोक्स जो है ये बहुत हर्ट करते हैं और ये सोसाइटी को ग्रो नहीं करने देते। तो अब अच्छे रिश्ते और उनकी बातें होनी चाहिए। तो नहीं, आई डोंट थिंक कि आज की लड़की, बल्कि आज की लड़कियां तो कहती हैं जाओ तुम अपने दोस्तों के पास, जाओ अपने काम करो, क्यों सड़े हुए बैठे हो, जाओ वर्कआउट। एग्जैक्टली आप एक दूसरे को समझने लगे हैं कि तन्हाई जो है वो बहुत बुरी चीज़ है और एक दूसरे को खुद भी कंपनी देनी चाहिए। अगर दोस्तों के अंदर कोई एंजॉय करता है, दोस्तों के साथ ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, तो अपने पार्टनर को इतना स्पेस देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से इंजॉय कर सके, जी सके। और मर्द को दर्द बिल्कुल होता है, अभी के हमें प्रोग्राम से, इस सेगमेंट से यही सबक मिला है। और मर्द के भी जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, एहसासात होते हैं जिनको हम बचपन में ही दबाना शुरू कर देते हैं। और हमें अपने बेटों को, अपने बच्चों को इस तरह परवरिश उनकी नहीं करनी है कि हम उन्हें ये बताएं कि आप मर्द हो इसलिए आपको कुछ फील ही नहीं करना, आपको ना रोना है, मर्द होने के साथ साथ हंसना इंसान भी हैं। तो और अगर लाइफ पार्टनर भी हैं तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए, ना कि आपको परेशानी हो जाए कि वो आज इतना खुश क्यों है। तो थैंक यू सो मच। उमैर जली हमारा मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। और लुबेलु बात भी यही है कि सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है, माँ और बाप की है कि अपने बच्चों के अंदर वो सेंसिटिविटी, वो एहसास, वो जज्बात रखिए कि उनके अंदर फीलिंग्स ख़त्म ना हो जाएं। बिल्कुल जी। और बेटे और बेटी को एक ही तर्ज पर पालिए और उनको एक ही तरह के मैनर्स और एटिकेट्स दीजिए, एक ही तरह के जज्बात और एहसासात की फीलिंग्स का इजहार सिखाइए। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि टाइटैनिक हादसे के दौरान 700 से ज़ायद मुसाफिरों की जान बचाने में किरदार अदा करने वाले इंजीनियर की नायाब सोने की घड़ी बरतानिया में नीलामी के लिए पेश कर दी गई है जनाब, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख पाउंड तक जाने की तवक्को की जा रही है। और ये घड़ी इस इंजीनियर को दी गई थी जो उस वक्त बहरी जहाज़ पर तैनात था, जिसने टाइटैनिक के डूबने वाले जो मुसाफिर थे उनको बचाया था। जी हाँ, तो इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिले घड़ी खरीदने का तो आप लेना पसंद करेंगी? बिल्कुल नहीं जुनैद, मेरे पास इतनी भारी अमाउंट नहीं है नहीं, अगर सस्ते में मिल जाए, थोड़ी डिस्काउंट की बात कर लें हम इनसे। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा चलें जी, ये बारल नीलामी के लिए पेश हो रही है और जो ये अफोर्ड कर सकता है 1 लाख पाउंड, एक इसकी अंदाजन जो कीमत मुकर्रर की गई है। ये जहाज़ न्यूयॉर्क से यूरोप जा रहा था। आपको याद होगा टाइटैनिक मूवी तो तकरीबन सभी ने देख रखी है। रास्ते में इसे मदद की कॉल मौसूल हुई जिस पर उसने फौरी रुख तब्दील किया और तेज़ रफ्तारी से हादसे की जगह की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा हुआ था शायद इस हादसे का शिकार होना। ये जहाज़ टाइटैनिक के डूबने के तकरीबन 2 घंटे के बाद शिमाली बहरी ओकियानूस में मौके पर पहुंचा, जहां से जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया था। तो ये इंजीनियर उस कश्ती में सवार थे जिन्होंने रेस्क्यू किया था। और इस सानहे में तकरीबन 1500 अफराद जान की बाजी हार गए थे और 18 कैरेट सोने से बनी इस घड़ी पर 1912 दर्ज है। और इस पर एक खसूसी पैगाम भी कुरिदा किया गया है जिसमें इंजीनियर की खिदमात को सराहा गया है। लेकिन जो एंटीक पीस पसंद करते हैं उन्होंने ये कीमत इसकी बहुत ज़्यादा लगानी है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक एंटीक पीस है और एक तारीखी हैसियत ये रखता है इसलिए भी। और ये तारीखी घड़ी 22 अप्रैल को बरतानिया के इलाके कैंट में नीलामी के लिए पेश की जाएगी। और नीलामी के मुंतज़मीन जो हैं वो, उनका कहना है कि इस घड़ी को हाथ में लेने का तजुर्बा इंतहाई जज्बाती था, क्योंकि ये 20वीं सदी के एक बड़े और अलमनाक वाक़े से जुड़ी हुई है, बल्कि उसे अपनी आंखों से ये घड़ी देखती रही है। जी अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात होगी हमारे साथ। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 की। सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं। कल कराची में खेले गए मैचेस के अंदर हमने देखा जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दी है उन्होंने। और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले कोयटा को बैटिंग की दावत दी थी, जहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 20 ओवर्स में 154 रन बनाकर आउट हो गई। और हसन नवाज जो है वो 37 और रॉयल रोसो जो है वो 26 रन बनाकर नुमाया रहे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि टफ टाइम पेशावर जो है वो नाकाबिले शिकस्त है और पॉइंट्स अभी तक टेबल के ऊपर भी सबसे ऊपर है। 6ठी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है। इसी पर बात करते हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स एडिटर वैस भाई, आपको वेलकम कहेंगे। राज क्या है पेशावर की एक के बाद एक कामयाबी का? 6ठी कामयाबी हासिल कर ली, पॉइंट्स टेबल पर भी सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद फिर बाकी मैचेस की भी बात करते हैं आपसे। हाँ, राज अपना इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर स्पेशली जो सबसे बड़ा राज ये है कि बाबर आजम आपको फॉर्म के अंदर वापस नजर आए हैं, क्योंकि उनका लीड फ्रॉम द फ्रंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनका लीड करना। और खास करके जब आप पेशावर ज़ल्मी की एक पैक की बात करते हैं तो मुझे
याद है कि अजहर भाई के साथ क्योंकि वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में मौजूद था, तो मैंने अजहर भाई को कहा भी था कि आपके पास पर्स पड़ा हुआ है इस वक्त अमाउंट कॉक्शन का, तो आप पे याद होगा तनकीद भी उन पे बहुत ज्यादा हो रही थी कि इतने पैसे लेके कहाँ जाने ज़ल्मी ने। तो उन्होंने मुझे कहा था कि स्क्वाड बन रहा है, स्क्वाड हमारा जवाब देगा, तनकीद तो होती रहती है और वो नजर भी आ रहा है जिस तरीके से स्क्वाड के ऊपर काम किया गया। खास करके आप पेस पैट्री की बात करें, नाहीद राना, शरीफुल इस्लाम अपना जिन्होंने लीड किया था पेशावर ज़ल्मी को अब तक यहाँ तक, तो मुझे कल जरूर था कि इन दोनों का ना होना तो इनको कॉस्ट जरूर करेगा। वैसे इनके पास खुरम शहजाद भी हैं, शाहनवाज धानी भी बाहर बैठे हैं। एक्सपीरियंस बॉलर्स की बात करूं, सुबहान है जो अंडर 19 के अच्छे पेस बॉलर हैं, उसके अलावा अली रजा मौजूद हैं। तो लेकिन वो जो कुशन कुछ होता है ना, एक दो जो मेन प्लेयर्स हैं उनका शूज फिल करना तो बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी के ऊपर। लेकिन इनका प्लस पॉइंट ये है, स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट की बात करूं, कि इनके जो बैट्समैन है वो इतना कुशन दे देते हैं रन्स का, एक्स्ट्रा 25, 35, 40 रन्स के वो बॉलर्स के लिए काफी होता है कि उसको फाइट बैक करने के लिए। बाबर की बात करें जो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करें, कल भी उन्होंने बड़ी एक अच्छी काम जो उनकी इनिंग्स खेली है कल, 71 रन्स की बॉडी के ऊपर बॉल ले रहे थे, जो उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले था वही आपको नजर आते हैं। देखिए ये एक रिकॉर्ड भी क्योंकि है 100 अपना इस वक्त आपको पता है 50 की सेंचुरी भी कर चुके हैं। सुफियान मुकीम की बात करें, वो वाइड बॉलर बन चुके हैं PSL के अंदर। जो लीग क्रिकेट की स्पेसिफिकली आप बात करेंगे, 5 दफा वो 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं इस पूरे 5 मैचेस की आप बात करें, तो बहुत सी चीजें इनके लिए काम दे रही हैं। अब पहली टीम बन भी चुकी है, रिकॉर्ड भी PSL का कि अनबीटन आप प्लेऑफ तक जाते हैं। बाबर आजम की बात हम करें तो बहुत सी चीजें अच्छी इनकी टीक इस वक्त हो रही हैं, लेकिन मुझे स्टिल आज फील होता है एक बात उवैस भाई कि हम ये बात तो पहले भी कर रहे थे कि PSL आएगा सारे दाग धुल जाएंगे, PSL जाता है फिर फॉर्म भी चली जाती है, तो ऐसा तो कुछ दोबारा नहीं होने जा रहा। देखें, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम। मसला इस चीज़ का है कि जब आप सिडनी सिक्सर्स की बात करते हैं, बात करें ज़ल्मी की बात करें, चलें इन दो टीम्स की बात करता हूँ कंपेयर्ड विद पाकिस्तान। सिडनी सिक्सर्स में भी बाबर आजम अपनी एक जो उनके पास 2 शायद उन्होंने 50s बनाई थी अपना पूरे सीजन के अंदर, तो उनको जो एक रोल दिया गया था वो था एंकर का रोल, कि आपने अपनी जाके जो क्रिकेट आपकी है आप वो खेलें। यहाँ पर 5-6 आपके इर्द गिर्द बैट्समैन घूम रहे हैं जो कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं और स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखेंगे। सेम इट इज विद पेशावर ज़ल्मी। उनको सबसे बड़ा एक एज क्या है कि हारिस ने बड़े एंड टाइम पे जाके परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी, जो कि अच्छा स्टार्ट आपको पता है ऑन दी अदर हैंड आपको देता रहता है, तो आप अपनी नेचुरल फ्लो के अंदर चलते हो। इनके जो हेड कोच है उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बात की थी कि बाबर को मुझे वो पुराना बाबर चाहिए जो कि अपनी नेचुरल फ्लो में खेलता हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए इससे, ये अपनी नेचुरल फ्लो खेले। बाकी जो बैट्समैन है इसके इर्द गिर्द घूमेंगे जिनका हाई स्ट्राइक रेट और पेशावर ज़ल्मी में आपको नजर भी आता है। सिर्फ मुझे जो शिकायत थी पाकिस्तान क्रिकेट से वो ये थी कि आप देखिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तो कम्युनिकेशन हुई होगी बिग बैश के साथ, या अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं डेफिनेटली कम्युनिकेशन होती हैं। कम्युनिकेशन इस सेंस में होनी चाहिए थी कि आपका प्लान था इनको खिलाना T20 में मिडिल ऑर्डर में इन पाकिस्तान टीम, मेरे सिडनी सिक्सर्स में ये ओपन कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी में भी ओपन कर रहे हैं। डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर एक डिफरेंट कैटेगरी गेम है एज कंपेयर टू ओपन डिपार्टमेंट। वहां पर थोड़ा सा मैं कहता हूं कि पोजीशन पर खिलाया जाना, उसके बाद ही प्लेयर जो है वो प्रॉपर खुल के खेल पाता है, और ये हमने देखा भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वैस भाई। अगर हम आज के मैच की बात कर लें, दोनों नई टीमें और बड़ी महंगी टीमें दोनों मद्दे मुकाबिल होंगी आज। आप किसको, इस्लामाबाद यूनाइटेड या हैदराबाद किंग्समैन, किसको देखते हैं आज जीते हुए? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? मुझे याद है जब रावलपिंडी और हैदराबाद की बात करते हैं, कम से कम 4.5 अरब रुपए के करीब जो उनसे वो नीचे बॉटम ऑफ द टेबल आपको नजर आते थे, लेकिन हैदराबाद ने बड़े अच्छे टाइम पे पीक पकड़ लिया। मुर्शिद मैक्सवेल आए तो थोड़ा सा उनके शायद वो सारा का सारा एक जो सितारे हैं वो गर्दिश में थे वो बिल्कुल ठीक हो गए, पाथवे पे आ गए। सारी चीजें उनके लिए अच्छी काम करी हैं। खास करके बैटिंग की बात करें, मुझे अच्छा लगा कि लेबुशेन ने अपने आप को ऊपर प्रमोट किया है, वो अग्रेसिव खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। मैक्सवेल का जो एक एक्सपीरियंस है, मैक्सवेल एक प्लेयर है, याद रखिएगा 5-6 मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी उनको यूज करता है। वो रेगुलर T20 फॉर्मेट खेलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है 6-7 तगड़े मैचेस में वो एक आउट ऑफ द मैच जाके जितवाएंगे, जो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं होगा कि भाई ये कर भी सकता है। तो ये बड़ा एक आपको पता है एक फैक्टर होता है मैक्सवेल का, जिस तरीके की वो इनिंग्स एक लेके बीच में चलते हैं। मुझे याद है मैक्सवेल ने जब जिसको ज्वाइन किया था हैदराबाद को, तो उन्होंने कहा कि मुझे जेट लैग था जो पहला मैच खेले, कहते हैं मैं आया था तो काफी लड़कों को मैं जानता नहीं था, तो मैंने आके अपना को इंट्रो करवाया कि मैक्सी हूँ, लेकिन लड़के इतने जलअप हो गए थे कि मैं पोस्ट इंटरव्यू में सुन रहा था, लड़के कह रहे थे कि
मैक्सवेल का फ़ायदा ये है कि वो जिस तरीके से फील्ड के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हेल्प आउट करते हैं, कैसे आपने प्लान करना है गेम को, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। और इस वक्त इनकी हर चीज़ काम तो कर रही है, लेकिन शादाब खान का डेफिनेटली मुझे अभी अपडेट नहीं है कि शादाब आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि शादाब का ना होना पिछले मैच में वो इनको कॉस्ट ज़रूर की है, क्योंकि इमाद पे बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद रिलाई करती है कि इमाद वसीम आपको अच्छा स्टार्ट देंगे। पिछले मैच में वो हो नहीं सका। बैटिंग ऑर्डर के अंदर कॉन्वॉय उनके पास तगड़े ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा फिर बात होती है। यंग अपना बैटिंग लाइनअप है, अच्छा परफॉर्म ज़रूर कर रही है, लेकिन चैपमैन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो बड़ा एक अच्छा फिनिश अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड करने में कामयाब होंगे। तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि एटलीस्ट इस दफ़ा PSL के अंदर आपके पास एक नया चैंपियन ज़रूर होना चाहिए इंशाल्लाह। और अगर ओवरऑल अभी तक के हम देखें पॉइंट्स टेबल पर, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोई एक भी टीम जो है ना वो हमें ज़ल्मी जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर तो नज़र आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किंग्समैन जैसे अभी तक हार रहे थे, लेकिन फिर भी हमने देखा उन्हें बेहतरी के साथ वो आए दोबारा से। अब हम उन्हें जीत से हम देख रहे हैं, हम कनार हो रहे हैं वो ऊपर नीचे। तो ज़ल्मी जो है उसके बाद सेकंड पर आ जाता है। आप समझते हैं कि ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक के जो फाते हैं हो सकता है कल उनसे कोई और ऊपर हो, कोई और पॉइंट्स टेबल पर ऊपर चला जाए। तो किस टीम को आप समझते हैं कि ये ट्रॉफी उसकी होगी, या वो टीम जो फाते हो सकती है इस इवेंट की? देखिए, टीम वो जीतेगी जिसका स्क्वाड आखिर तक बरकरार रहेगा। लाहौर का भी आपको पता है स्क्वाड टूटा है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो वो स्क्वाड जब टूटा तो डिस्टर्बेंस आपको नजर आई। सेम इट इज विद पेशावर का। ठीक है, कल उनकी बैटिंग यूनिट, मैंने कहा ना कि अगर आप दोनों बॉलिंग वर्सेस बैटिंग को देखें तो पेशावर को एज क्या है कि उनका बैटिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, 25-30 सुपर रन दे जाता है, जो कि बॉलर्स आके अच्छा वाला बीच में डिफेंड करने में कामयाब होते हैं। उनका भी बॉलिंग स्क्वाड टूटा है। जहां पर प्रेशर मैच पड़ेगा वहां पर जो एक्सपोज एक बंदा होता है वो देखने वाली बात है कि वहां से वापस कैसे आता है। आप लाहौर देखें ना, जैसे ही हैदराबाद ने मैचेस जीतने में कामयाब हुआ, लाहौर बिल्कुल नीचे आ गया अपना पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो कराची लेग ने बहुत सी चीजें ओपन जरूर की हैं, खास करके पॉइंट्स टेबल की बात करें, PSL को ओपन कर दिया। रावलपिंडी अनफॉर्चुनेट कहना पड़ेगा, टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर है, बाकी टीम्स अभी भी इस फाइट के अंदर लगी हुई है। लेकिन एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी थी कराची लेग की, ये था कि आपके बड़े से बड़ा प्लेयर जो बना हुआ था लाहौर के अंदर जाके हाई परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि वहां पर विकेट थोड़ा डिफरेंट एज कम्पेयर टू कराची में इस वक्त ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज किया गया, जहां पर बाउंस भी है, वेयर एंड टेयर भी है। वो बहुत से प्लेयर आपके एक्सपोज हुए हैं इस विकेट के ऊपर, पता लगा कि हमने परफॉर्म कैसे करना है। तो ये बड़ा एक अच्छा मुझे एक लगा कि चैलेंज बड़ा एक प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर पुट ओवर किया गया। लेकिन जो यंगस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जिन पे लोग बात कर रहे हैं, उनको बाकायदा जो अब चांसेस मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स जब रिलीज हो रहे हैं अपने मुल्क के लिए जा रहे हैं खेलने के लिए, तो उनको एक वो कहते हैं ना कि आप फोर्सफुल चेंज जो सा, उसकी वजह से उनको चांसेस मिल रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वैसे मेरी ख्वाहिश जरूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एटलीस्ट ये चीज जरूर निकाले अपने प्लेइंग 11 स्क्वाड की बात करूं कि 2 आपने इमर्जिंग कैटेगरी का, एक बैट्समैन और एक बॉलर आपने लाजमी खिलाना है। उसका फायदा ये है कि आपके पास नया फाइन ट्यून वाला जो पेस बैटरी की हम बात करते हैं, PSL में थोड़ी सी डिक्लाइन मुझे नजर आती है हमारे यंगस्टर्स की एज कम्पेयर टू पिछले पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें। लेकिन शायद एज स्लो एंड स्टडी टीम्स बढ़ेंगी, अगले साल इंशाल्लाह हम देखेंगे शायद उस चीज को भी काबू पाया जाएगा। इंशाल्लाह हम भी बहुत पुरुमीद हैं, इंशाल्लाह ये इवेंट बहुत अच्छा होगा। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स ताज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी तो पॉइंट्स टेबल पर जंग चल रही है, कभी कोई टीम ऊपर और कभी ऊपर, लेकिन मेरी तो बहुत सारी दुआएं जो हैं वो लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, क्योंकि लाहौर की वजह से बहुत बुरे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कमज़ोर। लेकिन हमारी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम टीम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और आखिर में आपको बताते हैं कि वीडियो गेम सीरीज़ है टॉम रेडर, जिनकी एक बरतानवी मदान है, गेम्स का सबसे बड़ा मजमुआ कलेक्शन इकट्ठा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया जनाब। और एमी डायसन है इस फ्रेंचाइज में गेम्स की 291 मुनफरद कॉपियाँ रखती हैं, जिनमें स्पेशल एडिशंस हैं मुख्तलिफ कंसोल्स के लिए, एक ही गेम और दूसरी ज़ुबानों में रिलीज़ होने वाले एडिशन भी शामिल हैं। जी हाँ, तो एमी डायसन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया है कि उन्होंने टॉम रेडर 6 बरस की उम्र में खेलना शुरू किया था, और ये बात काफ़ी दिलचस्प थी कि ऐसा कोई गेम है जिसमें मरकज़ी किरदार कोई खातून है और वो एक मजबूत किरदार है। और इससे कबल ये रिकॉर्ड स्पेन के अलेजांड्रो के पास था, और फिर उसके पास उन्होंने 2017 में ये रिकॉर्ड हासिल किया था। 215 गेम्स जमा करके उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसको अभी एमी डायसन ने तोड़ दिया है। अपने शौक है लोगों के, और जो शौक इस तरह के होते हैं ना कि लोग गेम्स खेलते हैं जो कि बड़ी है, उनको फिर कलेक्शन जमा करने का भी बड़ा शौक होता है, और उन्होंने हर ज़बान में ये कलेक्शन जमा कर रखी है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म, और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।